आपकी जो परीक्षा की एक तरीके से बात करें, जब हम साथियों परीक्षा की बात करते हैं, एसएससी जीडी 2025 यानी कि 4 फरवरी से जो आपकी परीक्षाएं आरंभ हैं, ठीक है, उस परीक्षा को अगर आप साथियों वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऐसा प्रश्न पत्र तैयार किया गया है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम होने वाला है। यानी कि अगर आप अपनी परीक्षा को क्रैक करने के लिए अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा सब कुछ छोड़कर साथियों इस क्लास को सबसे पहले लीजिए, क्योंकि इसमें जो कंटेंट मैं आपको साथियों देने वाला हूं वो सबसे खास और सबसे शानदार कंटेंट देने वाला हूं। तो साथियों सबसे पहले हिंदी के मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, संभावित सवाल हैं जो डिक्टो आपके एग्जाम में आपको दिखेंगे। उसके बाद साथियों जीके के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद रीजनिंग को देखेंगे और उसके बाद साथियों मैथ को देखेंगे। तो सब कुछ साथियों पूरे पेपर का हल हम लोग देखेंगे जैसा आपका फरवरी की शिफ्ट में पेपर आने वाला है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आप लोग आंसर देते जाइएगा। सभी को गुड इवनिंग। रंजन, बलियन, रामपाल, निशा, कविता, सिमरन, ठीक है ना, गौतम जी, सभी कहने के वर्तनी आपको बताने कौन से शब्द की वर्तनी साथियों सही है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा निरामिष की अगर बात करें तो निरामिष यहां पर वर्तनी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिए, वर्तनी आपको बताने यानी कि शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की लग रही है। तो हस्तांतरित कैसे लिखा जाता है साथियों, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना, ऐसे हस्तांतरित लिखा जाता है। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इसके लिए एक शब्द आप लोग बता दीजिए। इसको युयुत्सा कहा जाता है, इसको दुर्जय कहा जाता है, इसको अजातशत्रु कहा जाता है या युयुत्सु कहा जाता है। तो मैं कहूंगा अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आ जाए कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, तो युयुत्सा कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यानी कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। यानी कि झगड़ालू शब्द की अगर बात करते हैं, झगड़ा शब्द की बात करते हैं, तो समानार्थी बताइए। बैर होगा, द्वंद्व होगा, विरोध होगा या साथियों खार होगा। कहते नहीं कि उन दोनों में आपस में बैर हो, उन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो इसको साथियों हम लोग क्या कह सकते हैं, द्वंद्व भी कहा जा सकता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर, खाली जगह आपको बताना है क्या यहां पर शब्द आएगा। स्वस्थ के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है, या जीवंतता के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है, या बीमारी के लिए या अस्वस्थ के लिए। तो यहां पर आपका सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए करके राम ने रावण का वध किया, या राम ने रावण की हत्या की, या मृत्यु किया, या साथियों मौत किया। तो खाली जगह में फटाफट आप लोग बता दीजिए कि कौन सा यहां पर साथियों शब्द आ सकता है। चलिए, तो अगर आपका जवाब यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि राम ने रावण का वध किया, अगर ये आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने कि अपेक्षा का विलोम आपको यहां पर बताना है, बताइए। तो अपेक्षा का विलोम साथियों क्या उपेक्षा हो जाएगा, अनापेक्षा हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा या साथियों सापेक्ष हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि अपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, उपेक्षा हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि उसी समय में होने वाला या रहने वाला, इसके लिए एक शब्द आप लोग बता दीजिए फटाफट साथियों। देखिए साथियों जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये सभी के सभी क्वेश्चंस टॉप लेवल के हैं, और अगर आप इन सभी सवालों को कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि पेपर आपका यहां से बाहर नहीं आ सकता। आपका जो पेपर आया ना साथियों, फरवरी की जितनी भी शिफ्ट हैं, पेपर बाहर साथियों नहीं आ सकता इन सभी क्लासेस से। तो आप लोग क्या करेंगे साथियों, अगर आपने आज से ज्वाइन किया है तो अब जो भी रेगुलर साथियों क्लासेस हो उन सभी क्लासेस को आपको देखते रहना है, सब कुछ आपको तैयार करते रहना है। अगर आप अच्छे से सब कुछ तैयार करेंगे तो मेरा मानना है कि आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा पेपर में नंबर लाना, फाइनल सिलेक्शन आपका लेना। तो साथियों मेहनत से पढ़िए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कह रहे कि उसी समय में होने वाले को क्या कहा जाता है, समसामयिक कहा जाता है। क्या समसामयिक कहा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, कह रहे कि विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए, इनमें से कौन सा है, बताइए। विलोम शब्दों का सही युग्म इनमें से कौन सा है। देखिए धरा, एक तरीके से धरा पृथ्वी को ही तो कहते हैं, क्रोध गुस्से को ही तो कहते हैं। तो ये तो समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। आस्तिक का विलोम नास्तिक हो जाएगा, बिल्कुल सही। मैं कहूंगा विलोम कौन सा है, विलोम शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सही। देखिए आप नैनो सेकंड के अंदर आंसर दीजिए। अगर आप हिंदी के सवालों में देरी कर रहे हैं या आप बहुत टाइम ले रहे हैं तो ये बड़ी दिक्कत आपके लिए बन सकती है। इसलिए हिंदी को मैं बहुत तेजी के साथ साथियों पढ़ा रहा हूं और बहुत तेजी के साथ आपको जवाब देते देते जाना है।
ठीक है, क्योंकि हिंदी को जितनी जल्दी आप खत्म करेंगे अपने एग्जाम हॉल में, वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो यहां पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और चेक करते जाइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, कितने क्वेश्चन आपके यहां पर बिल्कुल सही जा रहे हैं। कह रहे कि हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं। यहां पर आपको बताना है साथियों, आपको की जगह पर क्या आ जाएगा, मुझे बताइए फटाफट साथियों, कि आपको की जगह पर हम 10वीं कक्षा के छात्र आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब दिक्कत कहां पे है। ठीक है, निवेदन करते आपसे, देखिए यहां पर अगर बात करें, हम 10वीं कक्षा के छात्र आपसे निवेदन करते हैं, तो यहां पर आपसे आना चाहिए, आपसे आना चाहिए। आपसे कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, फूल झड़ने का मतलब क्या होता है, मुझे बता दीजिए। फूल झड़ने का मतलब, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। साथियों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं की, तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि साथियों वीडियो को, पीपीटी को तैयार करवाने में पूरी टीम की मेहनत लगती है। तो कम से कम अगर आप एक लाइक दे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि और जान लगाकर साथियों आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फाइनल सिलेक्शन आप लेना चाहते हैं तो चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की, करके फूल झड़ने का मतलब क्या, प्रिय वचन बोलना होता है, पतझड़ होना होता है, सुंदर लगना या हल्की बातें बोलना। मैं कहूंगा फूल झड़ना यानी कि प्रिय वचन बोलना। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मित्रों ने अंकित का परिहास किया पर उसने बुरा नहीं माना, या मित्रों ने अंकित का उपहास किया पर उसने बुरा नहीं माना, व्यंग किया या हास किया। तो मैं कहूंगा यहां पर उपहास शब्द आना चाहिए और पूरा वाक्य आपका कैसे हो जाएगा, मित्रों ने अंकित का उपहास किया पर उसने बुरा नहीं माना। ये आपका राइट आंसर होगा और ये आपके एग्जाम में भी सवाल पूछा जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, करे कि आंख का मुझे समानार्थी शब्द बता दीजिए। आंख को क्या वासव कहा जाता है, मैं कहूंगा नहीं। आंख को धनुज भी नहीं कहा जाता है, आंख को साथियों हग भी नहीं कहा जाता है। मेरे हिसाब से यहां पर दृग लिखा होगा और दृग लिखने की जगह पर हग लिख दिया। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं साथियों, मैं हूं, मैंने आपको बता दिया। तो आंख का पर्यायवाची दृग होता है साथियों। आंसर आपका सी मानना चाहे तो सी मान ले, वरना जो मैंने आपको बताया है आप साथियों वो भी मान सकते हैं। उसके बाद देखिए, कहने के चार भुजाओं वाले के लिए एक शब्द साथियों क्या हो सकता है, फटाफट आंसर करके आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। चतुर्दर्शी कहेंगे, चतुर्दशी कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे, या साथियों चतुरानन कहेंगे, या चहुमुखी कहेंगे। तो आप लोग याद रखेंगे चतुर्भुज कहा जाता है, यानी कि चार भुजाओं वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों, चतुर्भुज हो जाएगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके, सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई। ठीक है ना, घर चली गई, तो यहां पर साथियों क्या आना चाहिए, घर चली गई की जगह पर घर चलते दिए आना चाहिए, नहीं। घर चलते गए आना चाहिए, नहीं। घर चले गए ये आना चाहिए। यानी कि पूरा वाक्य आपका क्या होगा, सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चले गए, ये आपका पूरा वाक्य जो बनेगा वो साथियों शुद्ध बनेगा। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा, एक सवाल 100% आएगा, इसलिए इसको सही करने की कोशिश करिए। यानी कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला ऑप्शन चुनिए। 10 रुपया, क्या साथियों 10 रुपया में क्या आता है, तो ये थोड़ी ना होना चाहिए। 10 रुपए में क्या आता है ये होना चाहिए। तो दिक्कत वन वाले में है, वन वाले में है, तो वन कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ऐसे करके सवाल आएगा, ऐसे आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। यानी कि जो भी आपके जानने में मित्र हैं, आपके संबंधी गण हैं, या कुछ आपके पास ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें स्टडी वाले बच्चे हैं, तो वहां पर साथियों अगर आप ये वीडियो पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपका दिल से धन्यवाद होगा। अगला सवाल करके, शुद्ध वर्तनी यानी कि आपसे पूछा जाना है उन्मीलित की सही वर्तनी क्या होगी। ये तो उन्मीलित लिखा हुआ है जो कि गलत है, ये उन्मीलित लिखा हुआ है जो कि गलत है, उन्मीलित होता है। और उन्मीलित कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके ज्योतियों में दाल बांटना, इसका मतलब क्या होता है फटाफट बताइए। ज्योतियों में दाल बांटना, तो साफ इनकार करना नहीं, बाधा पैदा करना नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, बिल्कुल साथियों कुछ, ठीक है ना, कुछ लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो उसको कहा जाता है भाई ये लोग तो ज्योतियों में दाल बांट रहे हैं। तो अगर आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल पूछा जाए
तो मेरी गलती नहीं है। फिर मत कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं, जो जो सवाल एग्जाम में आएंगे मैं अभी आपको पढ़ा दूंगा, मैं अभी आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि एग्जाम में आया हुआ हर एक सवाल आप कर पाएंगे। हिंदी की मैं पूरी गारंटी लेता हूं, रीजनिंग की मैं पूरी गारंटी लेता हूं, मैथ की मैं पूरी गारंटी लेता हूं। जीएस में आपको इतनी पढ़ा दूंगा कि साथियों 12 से 13 सवाल आप बिल्कुल सही कर ले जाओ, ठीक है ना। बाकी साथियों मर्जी आपकी है, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे, इन सभी क्लासेस को देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एसएससी जीडी एक छोटी पोस्ट है, इसमें सिलेक्शन पाना आसान है। मैं नहीं कहूंगा साथियों कि बिल्कुल आसान है, ऐसा भी नहीं बिल्कुल हलवा है। मेहनत करोगे तो कोई चीज मुश्किल आपके लिए नहीं होगी। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी के एग्जाम को मुश्किल मान लोगे तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आसान मान लोगे आसान हो जाएगा। बशर्ते आसान तब मानना है जब मेहनत आप करने की तत्परता में हो, यानी कि मेहनत आप कर सको। तो मेहनत करिए, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी। चलिए, कहने के गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो आपको बताने हैं साथियों, यहां पर क्या कोई दिक्कत है या कोई दिक्कत नहीं? देखिए, गुरुजनों पर सही है, श्रद्धा रखनी चाहिए बिल्कुल से, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मैं कहूं और मैं कहूंगा कि कोई त्रुटि नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए करके उसका स्वर अत्यंत कर्कश था। खाली जगह आपको बताना है, खाली जगह से संबंधित 2 सवाल आएंगे, यानी कि 4 नंबर के सवाल आएंगे साथियों खाली जगह से संबंधित। तो उसका स्वर अत्यंत कर्कश था या कठिन था या श्रेष्ठ था या कसैला था? तो इस खाली जगह में कर्कश शब्द आ जाएगा और पूरा वाक्य आपका बन जाएगा उसका स्वर अत्यंत कर्कश था। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये सवाल यहां से लेकर यहां तक है, बाकी निर्देश लिखे हुए हैं ऊपर, कहने के दिए गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। क्या तुम्हारे हित का है? ये रेखांकित शब्द हो जाएंगे। इसकी जगह पर आपको बताने क्या आएगा, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, ये होना चाहिए। अगर देखिए यहां पर ये हो जाता, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए, क्या साथी हो जाता? तुम्हारे हित के लिए है। क्या तुम्हारे हित के लिए है? अगर ये हो जाता तो मैं कहूंगा आपका पूरा वाक्य सही हो जाता। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है आपसे कि आज अंत्याक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी, या आज मतलब कुल मिला के आपको बताना है कि कौन सा शब्द आपको यहां पर बिल्कुल सही लग रहा है। या अंत्योष्टि प्रतियोगिता नहीं होगी या अंत्योदय प्रतियोगिता नहीं होगी। देखिए प्रतियोगिता तो कहीं ना कहीं अंताक्षरी हो जाएगी। तो अंतराक्षरी कैसे लिखा जाता है? अंताक्षरी जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, इसकी वर्तनी आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि पापड़ बेलना, पापड़ बेलना ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। पीछे पड़ना, बेकार जीवन बिताना, या बहुत शर्म करना, या कठिन काम करना, मुझे बताइए। चलिए, देखिए मैं कहूंगा साथियों, कहते नहीं यार तुमने तो बहुत पापड़ बेले, यानी कि तुमने तो बहुत मेहनत करी, तुमने तो बहुत श्रम करा। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए करेंगे, उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी, यहां पर दया नहीं आना चाहिए। अब क्या आना चाहिए ये आपको बताना है। उसने अपनी भूल के लिए भिक्षा मांगी, उसने अपनी भूल के लिए याचना मांगी, उसने अपनी भूल के लिए कृपा मांगी, या उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। आपके पास आपको साथियों 15 सेकंड दिए जाएंगे, 20 सेकंड भी ज्यादा हो जाएंगे। 15 सेकंड में साथियों आपको सवाल को पढ़कर उसका जवाब भी देना है। अगर ऐसा पॉसिबल है आपके लिए तो मेरा मानना है कि आपका एग्जाम बड़ा अच्छा निकल जाएगा हिंदी के सेक्शन का, ठीक है ना। तो नैनो सेकंड में आप लोग आंसर देने की कोशिश करा करिए। नैनो सेकंड का मतलब नैनो सेकंड नहीं है, नैनो सेकंड का मतलब है कि भाई 10 से 15 सेकंड में, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से यहां पर क्षमा आ जाएगा, और क्षमा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर मेरा नाम ले लो प्लीज, पंडित जी रवीश जी। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको यहां पर बताना है, ठीक है ना। शुद्ध वर्तनी की अगर हम बात करते हैं, प्रशंसा कैसे लिखा जाता है, तो प्रशंसा कैसे लिखा जाता है मेरे हिसाब से तो साथियों प्रशंसा, प्रशंसा ऐसे लिखा जाता है। और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है? ऐसे तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि शुक्ल का, ये कई बार सैकड़ों बार, तकरीबन साथियों 10 से 15 बार मैंने देखा है कि ये एसएससी जीडी की शिफ्ट में पूछा जा चुका सवाल है। तो आप लोग बताना है कि शुक्ल का विलोम क्या होगा। तो शुक्ल का विलोम साथियों क्या होगा? कृष्ण होगा। फटाफट बताइए, क्या आपका सही जवाब साथियों यहां पर हो सकता है? बताने की कोशिश आप लोग यहां पर करेंगे। चलिए, शुक्ल का विलोम क्या होगा?
तो जिनका भी आंसर डी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब अगर बात करते हैं साथियों, अब यहां से आप लोग देखेंगे जीके के क्वेश्चंस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो अगर आपकी जीके कमजोर है तो देखिएगा, अगर आप करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं साथियों तो आप लोग यहां पर अब देखिएगा, और उसके बाद हम लोग रीजनिंग को देखेंगे और साथियों मैथ को देखेंगे, यानी कि पूरा पेपर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जैसा आपका पेपर आने वाला है। यानी कि उत्तराखंड की स्थापना दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड की स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको साथियों क्या कहा जाता है, बेडलैंड स्थलाकृति कहा जाता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये कह रहे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था, तो क्या इनका नाम था साथियों, क्या आपका सही जवाब होगा, मैं कहूंगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। भारत में ये पुर्तगाली वायसराय था, ऐसा वायसराय जो कि पुर्तगाली था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिंक है जिसे रेडियो कैनाल कहा जाता है, तो किसकी बात चल रही है, कहां पर ऐसा है, मैं कहूंगा कनाडा की बात चल रही है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिंक कहां पर है, कनाडा में है, जिसे रेडियो कैनाल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है, तो किसको साथियों नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है, मैं कहूंगा कैल्शियम नाइट्रेट की जब हम बात करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट को ही नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आप लोग आंसर देते रहिए ना, ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी देर में देखता जाता हूं और नाम आपका बोल दूंगा, क्या दिक्कत है, आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। अगला सवाल, और सिर्फ आंसर नहीं देना है, जो सवाल आपको आते हैं उनका तो आंसर दे दीजिए, लेकिन जिनके सवालों के जवाब आपको नहीं मालूम है तो उन सवालों के जवाब आप लोग साथियों तैयार कर लीजिए, उन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट वो आने वाले हैं, ये समझ लीजिए। अगला सवाल कह रहे कि हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, खरैती आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ये हिमाचल प्रदेश की एक नृत्य शैली है जिसका नाम है खरैती। अगर पूछा जाए खरैती नृत्य शैली कहां की है, तो हिमाचल प्रदेश की, और ये तलवारों के साथ साथियों खेली जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं कर्क रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। मतलब कर्क रेखा खाली जगह में आएगा, या अंटार्कटिक वृत्त आएगा, भूमध्य रेखा आएगा, या आर्कटिक वृत्त आएगा। तो ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, आप लोग याद रखेंगे कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्लोली पढ़ाइए। देखिए स्लोली पढ़ाने का क्या एक तरीके से है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर आप यहां स्लो पढ़ेंगे तो एग्जाम में भी आप आंसर स्लो लगाएंगे, और आप जब वहां पर स्लो लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, रीजनिंग मैथ पढ़ने के लिए आपके पास फिर दिक्कत रहेगी, ठीक है, उनको आप नहीं कर पाओगे। तो आप अपने अगर पूरे आप साथियों क्या आपका पूरा ध्यान अगर क्लास में है तो ये स्पीड एक बहुत अच्छी स्पीड है, इसी स्पीड से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, तो भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, मैं कहूंगा साथियों सिर्फ और सिर्फ एक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि अनुच्छेद 19 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं, तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है, अनुच्छेद 352 की बात चल रही है, ये आपको साथियों यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बता दीजिए आपका सही जवाब यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ यहां पर जा सकता है। चलिए भाई, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें अमूल, यानी कि अमूल गुजरात से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। मतलब आपको बताने खाली जगह में साथियों कौन सा शब्द यहां पर आ सकता है, फटाफट बताइए। गुजरात आएगा, कर्नाटक आएगा, या दिल्ली आएगा, या उत्तर प्रदेश आएगा। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, यानी कि अमूल गुजरात से दूध और दूध के उत्पादों में
सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अभी साथियों हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखेंगे और मैथ के क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य यहां पर रखने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल कह रहे कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। देखिए ध्वनि की अगर बात करें तो ध्वनि ठोस में यात्रा करती, यानी कि इस बात में कर सकती है, हवा में भी कर सकती, जल में भी कर सकती, लेकिन निर्वात में वो यात्रा नहीं करती है साथियों। तो कुल मिला के अगर आपका जवाब यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और साथियों बताइए, कह रहे कि वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों? झारखंड की बात चल रही है। झारखंड यहां पर आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला की पहली आधिकारिक भाषा है, तो किसकी बात चल रही है साथियों? सिंहली आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा की अगर बात करें तो सिंहली है। हाँ, करंट अफेयर भी लाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि लैक्टोमीटर, अगर लैक्टोमीटर की अगर बात करते हैं तो ये लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के आधार पर डिजाइन किया गया है या गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया, मतलब खाली जगह में आपको बताने कौन सा शब्द यहां पर आपका आएगा। तो लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के सिद्धांत पर के आधार पर डिजाइन किया गया है। सही जवाब जो आपका साथियों यहां पर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा आपसे ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है, तो किसकी बात चल रही है साथियों? जायंट अफ्रीकन स्नेल की बात चल रही है, ठीक है ना। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इसको लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया है। ये लुप्त हो रही है धीरे धीरे, ये ऐसी प्रजाति है। यानी कि दारा शिकोह उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया या मोहम्मद आजम से या शेर शाह से हार गया या बैरम खां से हार गया, तो किससे हार गया साथियों? दारा शिकोह जो था ना ये औरंगजेब से हार गया था। यानी कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था ना सामूगढ़ की लड़ाई, तो इसमें औरंगजेब से हार गया था ये दारा शिकोह। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लाला लाजपत राय जैन धर्म के एक सक्रिय सदस्य थे, मतलब आपको कुल मिला के ये बताना है कि ये जैन धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म के सदस्य थे, बौद्ध धर्म के सदस्य थे या आर्य समाज के सदस्य थे या वैष्णव धर्म के सदस्य थे। क्या आपका सही जवाब हो सकता है? फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें आर्य समाज की तो मैं कहूंगा बिल्कुल ये तो आर्य समाज के सदस्य थे। कौन? लाला लाजपत राय। इसलिए सही जवाब जिनका जिनका ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, ये किस नदी के किनारे पर है? तो कौन सी नदी के किनारे पर है आपसे साथियों पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। ये हुगली नदी के किनारे पर है। फिर से एक बार पढ़िए सवाल को, प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ये आपको मालूम होना चाहिए। फेस देखकर क्या करेंगे भाई, फेस देखकर क्या करेंगे। अगला सवाल, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो ये इंपॉर्टेंट साथियों करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है ना। करंट अफेयर का अभी फेस दिखाना इसमें पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी सारा जो लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है वो लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इस सवाल को देखिए और बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पीवी सिंधु बनी है। कौन बनी है साथियों? पीवी सिंधु बनी है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव ये फ्लोरीकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है या पिसीकल्चर कहलाता है? साथियों मेरा मानना यह है कि आप पढ़ने आते हैं तो आप पढ़ाई कीजिए, अपना एग्जाम ओरिएंटेड चीजें लीजिए, अपना सिलेक्शन लीजिए और अपने घर को देखिए। बाकी आपको और किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप अभी बेरोजगार हैं तो आप
इतने दम तक अपनी पढ़ाई कीजिए, इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए कि कुछ महीनों में ही आप अपना एक सिलेक्शन लेकर अपनी लाइफ साथियों सेटल कर लीजिए। मेरा काम तो सिलेक्शन लेना है। अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, और कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है। तो कुल मिला के अगर बात करते ये सवाल बहुत अच्छा है, तो मैं कहूंगा साथियों एपीकल्चर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मधु के लिए मधुमक्खियां, छत्तों का पालन और रख रखाव एक तरीके से एपीकल्चर ही कहलाया जाता है। सही जवाब जिनका है ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, तो अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों? यहां पर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं और सभी के सभी रीजनिंग के बहुत शानदार यहां पर आपके लिए क्वेश्चन में लाया हूं। चलिए तो पहला साथियों रीजनिंग का सवाल है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर क्या हो सकता है, किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए, यानी कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। अब देखिए सवाल यहां से आपका बनेगा, ये आपको क्लियरली दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ए का विपरीत क्या है, तो ए का विपरीत साथियों ई है। अगर आपसे एफ का विपरीत पूछा जाए या डी का विपरीत पूछा जाए तो डी का विपरीत एफ है और एफ का विपरीत डी है। अगर आपसे बी का विपरीत पूछा जाए तो बी का विपरीत साथियों सी हो जाएगा। तो आपको यह बताना है कि इस निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म में विपरीत पृष्ठों पर होगा। तो विपरीत पृष्ठों पर साथियों अगर डी इसकी बात करते हैं हम लोग यहां पर डी और एफ की, तो देखिए डी ये है, एफ ये, तो बिल्कुल विपरीत पृष्ठों पर है, यानी कि ये आंसर होगा। चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। बी और ई क्या विपरीत पृष्ठों पर है? देखिए बी का विपरीत पृष्ठ जो है वो सी है, ना कि बी का विपरीत पृष्ठ ई होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। एफ और ई की बात करें, एफ का विपरीत पृष्ठ पर डी है, ना कि एफ के विपरीत पृष्ठ पर साथियों ई है, ये थोड़ी ना विपरीत पर होंगे, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सी और एफ की बात करें तो सी के विपरीत पृष्ठ पर बी है, ना कि सी के विपरीत पृष्ठ पर एफ है। तो मैं कहूंगा कि सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो अगर ऐसा सवाल डिक्टो यही सवाल आ गया तो फटाफट आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताना होता है, देखिए सब में एन ए है, इसमें भी एन ए है, इसमें भी एन ए है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें एन यू है, तो ये तो बाद में आएगा, सबसे अंत में आएगा। इसमें से बताइए कि सबसे पहले कौन सा आएगा। ये U होता है, U 21 पर होता है, V 22 पर होता है, यानी कि पहले ये आएगा। V 22 पर होता है, U 21 पर होता है। यहां पर U है, यहां पर U है, यहां पर T है तो T तो बाद में आता है, G पहले आता है, यानी कि ये पहले आएगा उसके बाद ये आएगा, यानी कि पहले एक आएगा उसके बाद 4 आएगा। उसके बाद देखिए NAV यहां पर लिखा हुआ है, NAV यहां पर लिखा हुआ है, और देखिए यहां पर तो Y है, यहां पर I है, तो मैं कहूंगा 3 वाला आ जाएगा, उसके बाद 2 वाला आ जाएगा और बचा फिर ये 5, उसके बाद साथियों 5 वाला आ जाएगा। तो 14325 कहां पर लिखा हुआ है? 14325, 14325, 14325, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और फटाफट आप लोग आंसर बताइए। साथियों जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को आप लोग यहां पर लाइक कर दीजिए, आपका दिल से साथियों शुक्रिया होगा, क्योंकि अगर आपके लिए थोड़ी भी मेहनत की जा रही है और मेरा मानना है कि पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, तो पूरी टीम के लिए साथियों आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक करके, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके सिलेक्शन के लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में CAMEL को ECNGN लिखा जाता है और उसी प्रकार HORSE को JQSUJ लिखा जाता है। तो आपको यह बताना है कि WHALE को क्या लिखा जा सकता है, क्या आपका यहां पर राइट आंसर हो सकता है, फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं, देखिए सी से यहां पर ई हुआ है तो सी 3 पर होता है, ई 5 पर होता है, मैं कहूंगा यहां पर 2 बढ़ाया गया है, ठीक है 2 बढ़ाया गया है। ए साथियों यहां पर 1 पर होता है, सी 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, फिर से साथियों यहां पर 2 बढ़ाया गया है। एम की अगर बात करें, एम 13 पर होता है और एन 14 पर होता है, यानी कि अब 1 बढ़ाया गया है। और ई 5 पर होता है, जी 7 पर होता है, कितना बढ़ाया गया साथियों, फिर से आपका 2 बढ़ाया गया है। एल 12 पर होता है, एन साथियों 14 पर होता है, यानी कि 2 बढ़ाया गया, यानी कि जो लॉजिक यहां पर लगा है क्या वही लॉजिक यहां से यहां पर लगा है। देखिए जरा एक बार, H 8 पर होता है, J 10 पर होता है, 2 बढ़ाया गया है। O 15 पर, Q 17 पर 2 बढ़ाया गया है, E 5 पर, G 7 पर 2 बढ़ाया गया, यानी कि इसमें भी हमें 2 2 2 2 2 2 ही बढ़ाना होगा। तो फटाफट आप लोग 2 2 इसमें बढ़ा लीजिए और बीच में 1 बढ़ाना है।
W 23 पर होता है, 23, 24, 25, 25 पर होता है। Y, Y कहां पर, Y यहां पर है, Y यहां पर है। H 8 पर होता है, 2 बढ़ाएंगे तो J हो जाएगा, तो Y J यहां पर है, Y J यहां पर है। इसमें 1 बढ़ाना है क्योंकि यहां पर 1 बढ़ाया गया है, 1 बढ़ाएंगे तो B आ जाएगा। तो Y J B कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए। कहा जा रहा है कि शब्दों के उस समूह का आपको चयन करना है जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, इंजीनियर, स्नातक, प्रशिक्षित, सॉरी अशिक्षित के लिए बन सकता है वेन आरेख, ये तो नहीं बन सकता है क्योंकि देखिए कोई भी अगर अशिक्षित होगा तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं स्नातक नहीं हो सकता। किसान, ग्रामीण, साक्षर, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि भाई कुछ साक्षर लोग किसान हो सकते कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कर सकता है महिलाएं, माताएं, पुत्रियों वाला। कैसे महिलाएं, माताएं, पुत्रियों वाला कर सकता है? मान लीजिए साथियों, ये अगर बात करें, ये क्या हो गई, ये सारी महिलाएं हो गई। ये कौन हो गई? ये सारी महिलाएं हो गई। और जो महिलाएं होती हैं वही तो माताएं होती हैं, तो ये साथियों माताएं इसके अंतर्गत आ गया। और जो माताएं होती हैं वो कहीं ना कहीं पुत्रियां भी होती हैं। तो कुछ ऐसा आरेख बनेगा सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। तो इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर डी है, मैं देख पा रहा हूं साथियों, लड़ी लगी हुई है, झड़ी लगी हुई है ऑप्शन नंबर डी वालों की, ठीक है। लेकिन इक्का दुक्का ऑप्शन नंबर सी को भी कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट क्या आंसर हो सकता है। वी खाली जगह, एम आर खाली जगह, वी खाली जगह, एम खाली जगह, डी खाली जगह, के एम खाली जगह, डी। आपको बताना ये जो खाली जगह है ना, इनमें कौन कौन से लेटर फिल किए जा सकते हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, या साथियों ये वाले। इस सवाल को करने का एक तरीका मैं आपको हर बार बताता हूं। पहला स्टेप आपको करना है कि ये सारे लेटर्स काउंट कर लीजिए विद खाली जगह के साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 है। तो मेरा मानना है कि या तो 3 का पेयर बन जाए या 5 का पेयर बन जाए। 5 का पेयर बनना मुझे ऐसा लग रहा है। 1 2 3 4 5, 5 का पेयर बना रहे हम। 1 2 3 4 5, 5 का बना रहे हैं। 1 2 3 4 5। आप एक काम ये देखो, अंत में डी आ रहा है, यहां पर भी डी है और यहां पर भी डी है, तो यहां पर भी साथियों डी हो जाएगा। अब आप देखिए अंत में एम आर डी आ रहा है, ठीक है ना। या एक काम करिए साथियों, V यहां पर भी, V यहां पर भी, तो यहां पर भी साथियों V आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर बात करें साथियों, देखिए आप लोग यहां पर के V के M है, तो अच्छा यहां पर अगर बात करते हैं V के M है, तो यहां पर V है, M है, लेकिन K नहीं है, तो यहां पर K आ जाएगा। देखिए V के M हो गया, तो इसको भी साथियों V के M कर लीजिए। अब यहां पर आपको पूरा मिल गया V के M आर डी, तो V के M आर डी आर लिख लीजिए, वी के एम आर डी यहां पर लिख लीजिए। अगला आपको काम ये करना है, आपको अब देखना है आपने क्या क्या अपने पेन से लिखा है। आपने के लिखा है, डी लिखा है, आपने के डी लिखा है, आपने के आर लिखा है, आपने के आर लिखा है, आपने वी आर लिखा है। तो अब आपको अगला काम करना है कि आखिर ये कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, के डी के आर वी आर, या ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर साथियों जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर बी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब नेक्स्ट नंबर का सवाल है जो कि बहुत शानदार है। इस सवाल को साथियों देखिए और आप लोग मुझे आंसर बताने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए चलिए भाई, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, अच्छा सवाल है ये। कहा जा रहा है कि ए डी का पिता, देखिए पूरा सवाल आपको नहीं पढ़ना है, आपसे जो जो मतलब जो जो कहा जा रहा है ना वो आप करते जाइए। पूरा सवाल पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें कहा गया है फर्स्ट स्टेप में कि ए डी का पिता है, यानी कि डी का पिता कौन है, डी का पिता साथियों ए है। तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये डी हो गया, डी का पिता कौन हो गया, ए हो गया। अब पिता के लिए प्लस लगा दो ताकि पता चल जाए कि अच्छा भाई ऊपर है यानी कि माता या पिता होंगे। पिता प्लस लगा दो, माता है तो माइनस लगा दो, ठीक है। डी का पिता ए हो गया, कह के सी और डी भाई हैं, यानी कि ये जो है ना सी और डी ये आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बी की माँ डी है, तो बी अभी नहीं पता है, जी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ। उसके बाद करें और सी बी का भाई है, यानी कि ये सी जो है ना ये बी का भाई है, सी जो है ये बी का भाई है। चलिए ये कोई अच्छा, अब यहां से हम कर सकते हैं कि बी की माँ कौन है, जी है, यानी कि बी की माँ कौन है साथियों, जी है। अब ये तीनों जो है ये आपस में भाई भाई हैं, भाई भाई हो सकता हो कोई बहन हो, भाई भाई हैं कुल मिला के।
तो ये पिताजी हो गए, ये इसकी माता जी हो गई, तो मैं कहूंगा ये दोनों तो आपस में पति पत्नी होंगे, ये पति देव होंगे, ये पत्नी जी होंगी। ठीक है, तो सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए जरा, कहेंगे जी ए से किस प्रकार संबंधित है। देखिए हमेशा साथियों अगर ऐसा सवाल आता है तो अंत में आता है जी ए से किस प्रकार संबंधित है। अगर ये लिखा हो किस प्रकार संबंधित है, तो सिंपल सा आपको ये जो दूसरा वाला होता है ना, दूसरा, पहला ये दूसरा ये, आपको देखना है कि ये क्या कहेगा इसको, ए क्या कहेगा इसको। तो ए तो पति है और ये पत्नी है, तो ए इसको क्या कहेगा, पत्नी जी कहेगा। क्या कहेगा, पत्नी जी कहेगा। तो पत्नी जी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या वो क्या करते हैं, जी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो वो लोग ये मान लेते हैं, तो वहां पर साथियों पति भी लिखा हो तो वहां पर पति ऑप्शन लगा देते, जो कि गलत है। आपको दूसरा वाला देखना है कि दूसरा वाला क्या कहता है पहले वाले। ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए भाई, कहने के साथियों 19 है, 19 है। अच्छा, ये नंबर सीरीज वाला सवाल है। 19 है, 19 है और उसके बाद 38 आ गया है और उसके बाद 114 आ गया है। उसके बाद आपको बताना अगला नंबर कौन सा होगा और फिर साथियों 2280 यहां पर आ चुका है। देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर अगर बात करें कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए 19 से 19 और 19 से 38 हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। 19 में अगर हम 1 की गुणा करते हैं तो 19 आ जाएगा। 19 में अगर हम 2 की गुणा करते हैं तो 38 आ जाएगा। अब 38 में साथियों किसकी गुणा करें, देखिए 38 में अगर मेरे हिसाब से 3 की गुणा करें, देखिए जरा 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 3 3 9 11। बिल्कुल साथियों 38 में अगर 3 की गुणा करोगे तो ये 124 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 1 से गुणा की गई, 2 से गुणा की गई, 3 से गुणा की गई, तो जाहिर सी बात है 4 से गुणा की जाएगी। यानी कि 114 की गुणा 4 से कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 5 हो जाएगा 4। यानी कि यहां पर 456 आना चाहिए। क्या वाकई में 456 आना चाहिए? अगर थोड़ा सा शक लग रहा है तो यहां पर साथियों 5 से 456 की गुणा 5 से करके देख लीजिएगा। अगर 2280 आ गया तो 100% आपका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि अगर 456 ऑप्शन में है तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और बिल्कुल साथियों 456 ऑप्शन में है तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अभी तो साथियों रीजनिंग चल रही है, अभी आपके मैथ के भी सवाल होंगे, तो थोड़ा सा आप लोग यहां पर धैर्य रखिएगा। अगर आप पूरा पेपर को पास करना चाहते हैं तो इस क्लास को साथियों आप लोग अंत तक देखिएगा, ये जान भर देगी आपकी तैयारी में और आपकी तैयारी को साथियों बड़ी ही मजबूत कर डालेगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहने के मिस्टेक को यहां पर मतलब MISTAKE को 9765412 लिखा जाता है। उसी प्रकार NAKED को 84123 लिखा जाता है। तो आपको ये बताना है कि यहां पर INTIMAT को क्या लिखा जा सकता है। अब कभी भी साथियों अगर आप देखो कि कुछ लेटर्स हैं और कुछ नंबर्स हैं, फिर से कुछ लेटर्स हैं और फिर से कुछ नंबर हैं, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि M का कोड यहां पर 9 हो, आई का कोड यहां पर 7 हो। अब आप ये देख लीजिए कि आई का कोड हमें यहां पर निकालना है, तो आई का कोड अगर 7 है, ठीक है ना, तो यहां पर 7 आना चाहिए। अब आप ऑप्शन में देख लो कि कहीं 7 है तो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। अब एन का कोड देखो, एन का कोड इसमें से मिलेगा नहीं, एन का कोड इसमें से मिलेगा। एन का कोड 8 है तो यहां पर 8 क्या 78 ऑप्शन में, बिल्कुल साथियों 78 ऑप्शन में है। अब टी का कोड देख लो, टी का कोड आपको यहां से मिल जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि 5 आ जाएगा। आई की अगर बात करें, आई का कोड अभी आपने देखा, ठीक है, अभी आपने देखा साथियों 7 है तो यहां पर 7 यानी कि 78 57 कहां लिखा हुआ है, 78 57 एक यहां पर लिखा हुआ, यहीं पर लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार एम का कोड देख लो, 9 है तो 9 आ जाएगा। और ए का कोड देख लो, ए का कोड साथियों यहां पर 4 है तो 4 आ जाएगा। टी की बात करें, टी का कोड साथियों यहां पर 5 है तो 5 आ गया और फिर 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के 78 57 94 52 कहां पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है और यही आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ये फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का भी और मेरा भी। कैसे फेवरेट है, कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आते ही आते हैं साथियों, आते ही आते हैं। चलिए तो अब इस सवाल को देख लीजिए और फटाफट आंसर आप लोग यहां पर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कह रहे कि कथन है और 2 निष्कर्ष हैं, 2 कथन है 2 निष्कर्ष हैं। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कहा आपसे जा रहा है कि सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है। क्या साथियों, यहां पर अगर बात करें साथियों, सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है, तो मान लीजिए ये स्कूटर हो गए, ये क्या हो गए, ये स्कूटर हो गए। और सभी स्कूटर 2 पहिया, ये मान लीजिए 2 पहिया वाहन हो, 2 पहिया
वाहन हो गए, तो सभी स्कूटर दो पहिया वाहन हो गए, सभी साइकिल दो पहिया वाहन हो गए, यानी कि दो पहिया वाहन के अंतर्गत साथियों साइकिल भी आ जाएगी। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कहने के सभी स्कूटर साइकिल हैं, सभी स्कूटर ठीक है ना साइकिल। भाई देखिए स्कूटर और साइकिल का तो कोई रिश्ता ही नहीं है। अगर ये कहा जाता कि सभी स्कूटर दो पहिया वाहन है तो आपका सही हो जाता है, लेकिन स्कूटर साइकिल में तो दूर दूर तक कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं सभी स्कूटर साइकिल है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी साइकिल स्कूटर, वही बात फिर से कह दी, तो सभी साइकिल स्कूटर कैसे हो सकते भाई, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल साथियों देखिए आप लोग और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, क्या आपसे कहा जा रहा है केचुए का अरजुकी से संबंध बताया गया है, ठीक है ना। यानी कि केचुए और अरजुकी का जो संबंध बताया गया है वो आपको बताना है मछली का किससे है, अरजुकी से है, अरजुकी से है, सरीसृप से है या स्तनधारी से है, मुझे बताइए। देखिए केचुए का एक टाइप्स होता है, केचुए बहुत टाइप्स के होते हैं, एक टाइप्स इसका होता है अरज्जुकी। उसी प्रकार मछली का एक टाइप साथियों क्या होता है, रज्जुकी। क्या, रज्जुकी। तो इस प्रकार आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए ना, और डिक्टो ये सवाल पूछा जाता है, डिक्टो साथियों, तो आप लोगों से पूछा जाएगा साथियों डिक्टो, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में IMPORT को GKRQPR लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में EXPEND को क्या लिखा जा सकता है साथियों, फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए अब सबसे पहले आपको देखना है कि आखिर यहां पर लॉजिक क्या लगा है। जो यहां से ये बनाने में लॉजिक लगा है वही इससे बना देंगे, वही लॉजिक। तो देखिए आई होता है साथियों आपका किस पर, मैं आपको लिखकर बता देता हूं। यहां पर आई होता है आपका 9 पर, एम होता है 13 पर, पी होता है 16 पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, टी होता है 20 पर। इसको यहां पर लिख लेते हैं साथियों, ठीक है ना। जी 7 पर होता है, के 11 पर होता है, आर 18 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, पी 16 पर होता है, आर 18 पर होता है। देखिए 9 से 7 हो गया, यानी कि यहाँ पर 2 बड़ा है, ठीक है 2 बढ़ा दिया। 9 से 7 हुआ है, 2 बड़ा थोड़ी 2 घटा है। 13 से यहां पर 11 हुआ है, फिर से साथियों एक तरीके से 2 घटा, यानी कि 2 घटाया और फिर से साथियों 2 घटाया। अब 16 से यहां पर क्या हो गया 18, यानी कि अब 2 बढ़ा दिया है। उसी प्रकार 15 से यहां पर क्या हुआ है 17, यानी कि फिर से साथियों 2 बढ़ा दिया गया, यानी कि 2 घटाया 2 घटाया, 2 बढ़ाया 2 बढ़ाया, और 18 से 16, 20 से 16, यानी कि फिर से 2 घटा दिया, फिर से 2 घटा दिया। तो जो लॉजिक यहां पर है क्या वही लॉजिक यहां पर लगेगा, ट्राई करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो जैसे कि 2 घटाया है तो ई में साथियों 2 घटाओगे तो सी आ जाएगा। अब सी कहां पर है, सी एक तो यहां पर है, सी एक तो यहां पर है। एक्स में 2 घटाओगे तो साथियों वी आ जाएगा, वी एक तो यहां पर है और साथियों एक यहां पर है। अब इसमें 2 बढ़ाना है आपको, पी में जब 2 बढ़ाओगे तो आर हो जाएगा, आर यहां पर है। ई में 2 बढ़ाओगे जी हो जाएगा, जी यहां पर है। अब इसमें 2 घटाना है, 2 घटाओगे एल हो जाएगा, डी में 2 घटाओगे बी हो जाएगा, यानी कि फाइनली हमें आंसर मिल चुका है। हमारा आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये अच्छा सवाल है, ठीक है ना। ये अच्छा सवाल है साथियों, एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखिए और बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। सवाल में सबसे पहले पढ़िए कि आखिर सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि डिलीवरी बॉय है 6, यानी कि 6 डिलीवरी बॉय हैं जिनके नाम है यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। एक स्टॉक रूम से अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हैं। अब यहां से सवाल, वास्तविक सवाल जो है यहां से शुरू होता है, यानी कि जेड डब्ल्यू के ठीक बगल में है। पंक्ति में दोनों छोरों पर जेड और वाई है, और डब्ल्यू जेड और वी के बीच में है। एक्स के ठीक बगल में यू है, और एक्स और वाई एक्स के ठीक दाएं बगल में है। तो कौन सा डिलीवरी बॉय दाएं ओर से चौथे स्थान पर है। तो कुल मिला के 6 डिलीवरी बॉय हैं, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 डिलीवरी बॉय हो गए। पहली बार में पहली बात कही गई है कि जेड डब्ल्यू के ठीक बगल में है, तो हम कहीं पर भी कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए डब्ल्यू के ठीक है बाएं, डब्ल्यू अगर मान लीजिए यहां पर बना दे तो डब्ल्यू के ठीक है बाएं ठीक बगल में कौन है, जेड है, यानी कि जेड साथियों यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कहने के पंक्ति में दोनों छोरों पर साथियों जेड और वाई है। तो अगर जेड को यहां पर बना दें और वाई यहां पर बना दे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि अंतिम छोरों पर यह कहा जा रहा है। मान लीजिए जेड यहां पर है तो डब्ल्यू यहां पर होगा और वाई आपका यहां पर होगा। उसके बाद कहने के डब्ल्यू जो है ना, यानी कि ये जो डब्ल्यू है ना, ये जेड और वी के बीच में है, तो जेड तो यहां पर आ गया,
V यहां पर आ जाएगा, यानी कि W जो है ना ये Z और V के बीच में ऐसा यहां पर कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूं। उसके बाद कह रहे हैं कि x के ठीक बाएं बगल में u बैठा है। अब देखिए दो जगह बची हैं तो इन्हीं में हमें बैठाना होगा x और u को। तो x के ठीक बाएं कौन बैठा है, x के ठीक बाएं u बैठा है, यानी कि x यहां पर बैठेगा, u यहां पर बैठेगा, तो x के बाएं u बैठा दिया गया। यानी कि x के ठीक दाएं y है, x के ठीक दाएं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कौन सा डिलीवरी बॉय बाएं ओर से चौथा है, यानी कि 1 2 3 4 बाएं ओर से चौथा कौन सा है, बाएं ओर से साथियों चौथा एक तरीके से कौन सा है, v है, ठीक है ना। बाएं से पूछा है, चाहे एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा डिलीवरी बॉय बाएं दाईं ओर से चौथा है, ठीक है ना। तो बाएं दाईं ओर से साथियों चौथा है, बाएं दाईं ओर से कहा गया है, अच्छा बाएं दाईं ओर से, अच्छा अरे बॉय पूछा है, बाएं नहीं कहा गया, दाईं ओर से चौथा है, तो यही आपका हो जाएगा, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो वी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए साथियों, नंबर सीरीज का सवाल है, ठीक है ना। नंबर सीरीज का साथियों सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 39 है और उसके बाद 172 ला दिया गया। आपको बताना अगला नंबर कौन सा होगा और उसके बाद 5346 ही होना चाहिए। तो आखिर इसमें यह सवाल कैसे हो सकता है, बस इतनी सी बात आपको यहां पर बतला देना है और बता दीजिए आप लोग के लिए बहुत आसान साथियों ये सवाल होगा, मुझे मालूम है। अब देखिए ये तो मैं बता सकता हूं कि 2 से 3 हुआ यानी कि 1 बढ़ाया गया है, 3 से 10 हुआ यानी कि 7 बढ़ाया गया, यहां पर 29 बढ़ा, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। लॉजिक नहीं बन रहा है तो साथियों दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोग यहां पर लगा कर देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट साथियों यहां पर आप लोग क्या कीजिए, लगा कर देखिए। अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें, देखिए इसको देखकर मुझे एक चीज ध्यान आ रही है, अगर हम साथियों 3 की गुणा कर दे क्या 2 से 3 की, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा 4, और ये 2 का स्क्वायर कर, 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये वही 10 हो जाएगा, 3 से 10 हो गया। उसी प्रकार यहां पर अगर हम 2 की गुणा 1 से कर दें और यहां पर साथियों जोड़ दे 1 का स्क्वायर, तो ये 3 ही तो हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर हम साथियों यहां पर 10 की गुणा 3 से करें तो 10 तियां कितना हो जाएगा साथियों, 30 हो जाएगा। और यहां पर हम जोड़ दें 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो ये 10 से 39 हो गया। उसी प्रकार अगर हम 4 से इसकी गुणा करें तो 39 चौक देखो जरा कितना आता है साथियों, 4 नहीं 36 हो जाएगा, 4 तियां 12, 4 तियां 12 और 12 13 14 15, एक सेकेंड, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, 39 की 4 से गुणा करना है ना, तो 9 चौक आपका 36 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 4 तियां 12 और आपका 15 हो गया। अब यहां पर साथियों क्या, अब 4 का स्क्वायर प्लस करना है, यानी कि 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, तो 156, 156 और 16 कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा यहां पर तो साथियों 172, बिल्कुल 172 है। तो मेरा मानना है कि 172 की गुणा 5 से होगी, क्यों, क्योंकि पहले 2 की गुणा 1 से की गई, फिर 2 से की गई, फिर 3 से की गई, फिर 4 से, तो अब 5 से करेंगे और यहां पर फिर 5 का स्क्वायर हम जोड़ देंगे, ये वाला नंबर हमें मालूम पड़ जाएगा। तो पहले तो 172 की गुणा 5 से आप कीजिए, 5 दूना 10 होगा, 5 सत्ते 35, 1 36 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 8 यहां पर आ जाएगा। अब आपको 5 का स्क्वायर 25, 25 इसमें जोड़ देना है, 5 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, यानी कि 885 मेरे हिसाब से यहां पर आ जाएगा। एक बार देखकर बताइए कि ऑप्शन में कहीं 885 है, बिल्कुल साथियों 885 है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी में है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से यहां पर देखने को मिले। ठीक है, अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो उसका भी इलाज मेरे पास है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। देखिए ये क्या है, ये एक कागज का टुकड़ा है, क्या है साथियों, ये एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है। इसके 2 पार्ट किए जाते हैं, यानी कि ये पहला वाला पार्ट जो है इसको फोल्ड करके इसके ऊपर ला दिया जाता है, तो अब आपके पास एक कागज का टुकड़ा ऐसा आ गया है, लेकिन ये डबल कागज का टुकड़ा है, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके ऊपर है। अब इसको यहां से फोल्ड किया जाता है और ये वाला पार्ट इसके ऊपर ला दिया जाता है, तो अब आपके पास एक ऐसा कागज का टुकड़ा आ जाता है। एक बच्चा आता है, वो कैंची से इसमें 2 होल करता है, एक होल यहां पर करता है, एक होल यहां पर करता है, और फिर जब बड़ा आदमी आता है जिसका ये कागज था, वो काम क्या करता है, वो फिर इसको ओपन करता है, यानी कि जब ये वाला पार्ट ओपन करेगा तो यहां पर आ जाएगा। अब 2
छेद जो यहां पर बने हैं ना, वो दो छेद यहां पर भी तो बनेंगे, एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा। उसके बाद फिर जब ये वाला खोला जाएगा तो एक छेद यहां पर रहेगा, एक यहां पर रहेगा, और एक यहां पर रहेगा, एक यहां पर रहेगा। तो ये ओपन होने पर साथियों दिखेगा। तो ये कहां पर दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है? नहीं, यहां पर भी नहीं दिख रहा है, यहां पर भी नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है ना, सभी के समझ में आया, और सभी की जिनकी जिनकी समझ में आया, ठीक है, और मैं कहूंगा साथियों बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आप लोग देखिए। तो अब तो भाई यहां पर आपके जो है ना वो मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। मैथ जिनकी कमजोर है, मैं कहूंगा इस क्लास को देखिएगा, जितने चुनिंदा क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा, आपके बहुत सारे कंफ्यूजन यहां से साथियों दूर हो जाएंगे। क्या बहुत सारे कंफ्यूजन आपके यहां पर दूर हो जाएंगे? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो क्या कहा गया है साथियों? कह रहे कि राधा को 26 किलोमीटर की चाल से चलने पर, राधा को 26 किलोमीटर की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में साथियों कितने मिनट लगेंगे? तो कितने मिनट लगेंगे ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए और फटाफट आप लोग बताइए राइट आंसर आपका क्या है। देखिए बहुत ध्यान से। अब यहां पर अगर बात करें राधा को, अब देखिए यहां पर मिनट में आंसर निकाला गया है, तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। अगर हम इसको मीटर प्रति मिनट में चाल को करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, चाल की अगर बात करें, चाल को सबसे पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर 26 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी गुणा 1000 से कराना पड़ेगी, और ये प्रति घंटे के हिसाब से, लेकिन हमें मिनट के हिसाब से निकालना है, तो साथियों 60 मिनट हो गया। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से मीटर प्रति मिनट में आपकी चाल आ गई, क्योंकि इसी में निकालना है। अच्छा दूरी कितनी है? दूरी की, और दूरी साथियों यहां पर मीटर में है, इसलिए हमने इसको ऐसा किया 1950, क्या 1950 मीटर दूरी है। तो समय आपसे पूछा जा रहा है कि कितने मिनट लगेंगे, तो समय बराबर क्या होता है साथियों? समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल। क्या? दूरी बटे चाल, ये आपका हो जाएगा। अच्छा दूरी कितनी है साथियों? दूरी यहां पर कितनी है? दूरी 1950 है, और चाल आपकी कितनी आ गई? चाल आपकी ये आ गई 26,000 बटे 60। अच्छा इसको यहीं पर ऐसा करें, कट कर ले, फिर हम यहां पर लिख लेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से कट करेंगे तो यहां पर साथियों 1300 आ जाएगा, और यहां पर 3 आ जाएगा, तो ये चीज यहां पर लिख दो 1300 बटे 2। अब देखिए नीचे इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी, यानी कि ये चीज यहां पर आ जाएगी, और फिर यहां से हम इसको इरेज कर देंगे, ये मैंने इरेज कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका समय निकल कर आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, ठीक है ना। अच्छा यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर 3 आ जाएगा, 2 क्यों मैंने लिख दिया, ठीक है। ये क्या है साथियों? एक सेकंड रुक जाइए, इसको सही तरीके से मैं लिख देता हूं, गुणा 3, ठीक है, गुणा 3 आ गया, और ये जीरो से साथियों ये जीरो आपका कैंसिल हो चुका है। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, इसको और अगर कट करें, 5 से कट करें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, इसको कट करें 5 से तो 5 तिया आपका 15, 5 नीम आपका 45, गुणा 3 चल रहा है, ठीक है ना। 39 तिया कितना हो जाएगा? देख लीजिए 39 तिया कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 हो गया, 3 तिया 9 11 हो जाएगा। यानी कि समय आपका साथियों कितना निकल रहा है? समय आपका 117 बटे 26 निकल रहा है, 117 बटे 26 निकल रहा है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। इतनी बात अगर क्लियर है तो मैं कहूंगा साथियों बिल्कुल सही है। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए, अब 13 दूना होता है 26, और 13 नीम होता है 117, यानी कि 9 बटे 4 मिनट आया है। 9 बटे 4 साथियों क्या बन जाएगा? एक तरीके से अगर बात करें, 2 से कट करें, 2 चौक 8 हो गया, 1 बचा 1 यहां पर आ जाएगा, यानी कि 4 सही 1 बटा 2 मिनट बोले तो 4.5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 4.5 मिनट तो कहीं लिखा नहीं है, ये क्या ये 4.5 होगा? हो सकता हो साथियों 4.5 हो सकता है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। तो कुल मिला के साथियों कितने मिनट लगेंगे? 4.5 मिनट लगेंगे, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देख लीजिए साथियों, अगला सवाल है जो कि बहुत शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक का नाम पी है, एक का नाम क्यू है। इनकी आयु का अनुपात साथियों 5:7 है, ठीक है। यानी कि अगर पी की आयु अगर 5 है तो क्यू की आयु कितनी है? 7 है। उसके बाद कह रहे हैं कि साथियों यहां पर 8 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:13 था। तो पी और क्यू की वर्तमान आयु के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अगर इनकी साथियों आयु कितनी है, पी और क्यू की आयु 5:7 है, यानी कि 5x और 7x है,
और इनकी 8 वर्ष पहले की आयु का अनुपात ये है, तो इसमें से 8 घटा दो, इसमें से 8 घटा दो, तो इनकी 8 वर्ष पहले की आयु का अनुपात कितना है? 7:13, यानी कि 7/13 है। तो बस आपको इसमें से x का मान निकालना है। जब आप x का मान निकाल दोगे तो साथियों आपके लिए बहुत आराम हो जाएगी। ये वर्तमान आयु तो आपको पता है, यानी कि 5x और 7x, x का मान निकाल लो। p की आयु निकालना तो x की गुणा 5 से कर देना, q की आयु निकालना तो x की गुणा 7 से कर देना। यहां पर x का मान निकालना है, बस आपको फटाफट x का मान निकालिए। तो एक तरीके से अगर यहां पर बात करते हैं साथियों, 13 की गुणा 5 से करेंगे, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 13 पंजे 65 x हो गया। 13 की गुणा 8 से करेंगे, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, बराबर 7 की गुणा 7x से करेंगे, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, माइनस 7 अट्ठे कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अब यहां पर साथियों देखिए, अब ये बराबर है, बराबर के उधर है, बराबर की ये इधर है। 65x यहां पर लिखा मैंने, 49x प्लस का है, बराबर के उधर को है, इधर का आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 49x बराबर लिखा, ये माइनस का 156 है। क्या है? माइनस का। अच्छा, ये माइनस का है तो ये इधर होगा साथियों, प्लस का आ जाएगा, बराबर की इधर आएगा, प्लस का आ जाएगा, और ये 56 माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा। 65x में से 49x जाएगा। क्या साथियों? 65x में से 49x जाएगा तो 16x बचेगा, और 104 में से 56 को अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा साथियों? 4, ठीक है ना, 4 हो जाएगा, सॉरी, अरे घटा ही लो, यहां पर रखकर क्या दिक्कत है। 14 में से साथियों 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 9 में से 5 जाएगा 4, यानी कि 48 यहां पर आ जाएगा, 48 आ गया। अब देखिए x बराबर कितना हो गया? 48/16 हो गया, 16 एकम 16, 16 3 48 हो गया। x बराबर निकल चुका है साथियों 3 हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था x का मान निकाल लो, फिर आपको p की आयु भी पता चल जाएगी। p की आयु 5x है और q की आयु 7x है, तो x बराबर 3 है। तो 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 5 3 15 हो जाएगा, यानी कि 15 वर्ष तो p की आयु आ जाएगी। 15 वर्ष साथियों यहां पर लिखी हुई है। और 7x की बात करें तो 7 गुणा 3 7 या 21, यानी कि 21 किसकी आयु निकल आएगी? q की आयु निकल आएगी। तो मैं कहूंगा p की आयु 15 वर्ष और q की आयु साथियों 21 वर्ष। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है सातों, इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत शानदार है। इस सवाल की अगर बात करें, बहुत शानदार है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाला सातों ये सवाल है। कह रहे कि ये संख्या अगर एक है 2483, कह रहे कि इसमें किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ा जाए, 30 को जोड़ा जाए, ठीक है ना, तो यह 3 4 5 और 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आपके सामने आए कि भैया जो है ना संख्या इतनी है, इससे किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर यह 3 4 5 6 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो पहला काम आप ये करो कि इन संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। तो इनका सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते, 3 का 5 का और 6 का। यही प्रोसेस है इसका। 2 से अगर कट करेंगे तो 3 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दीजिए, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, ऐसे लिख दीजिए, 2 3 6, ठीक है। 2 से कटेगा, अब एक ये कट जाएगा साथियों, बाकी ऐसे लिख देंगे। अब 3 से कट कीजिए, 3 एकम 3, ठीक है, 5 ऐसे लिख देंगे, 3 एकम 3। अब 5 से कट होगा, ये आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, यानी कि 60 आपका क्या आ जाएगा? मैं कहूंगा 60 आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। अब इस 60 से आपको कट करना होगा इस संख्या को, यानी कि इसका एलसीएम, इन नंबर का जो भी एलसीएम आए उसकी भाग करना होगी आपको साथियों इस ऊपर बड़े वाले नंबर से, यानी कि 2483 से आपको करना होगी। चलिए, तो अगर 24 तो कट नहीं सकता, अगर हम 3 नंबर ले लें, अगर हम 60 चौक कितना होता है? 240 होता है, तो 60 चौक कितना हो गया साथियों? 240 हो गया। 8 बचा, 3 बचा, अब 60 एकम 60 यहां पर आ जाएगा। अब कितना बचा साथियों? 3 आ गया और 2, यानी कि 23 अब आपका बच गया है। तो अगला आप काम क्या करोगे? आप 60 में से 23 को घटाओगे। ये ट्रिक है एक तरीके से। 60 में से जब आप 23 को घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 10 में से 3 तो 7 बचेगा, 5 में से 3 बचेगा, यानी कि 37 आपके पास आ जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ये एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के ये नंबर, अगर कोई और सवाल आता है, ये नंबर थोड़ा सा चेंज होगा और ये नंबर चेंज होगी। हो सकता हो 4 5 6 7 की जगह पर 6 7 8 9 हो। तो यहां पर जो नंबर हो, सबसे पहले आपको उनका एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम आएगा, ठीक है ना, उस नंबर से आपको यहां पर जो नंबर होगा उसको भाग दे देना है, ठीक है ना। जो यहां पर शेषफल आपका बचेगा, इन दोनों को आपको घटाना है, माइनस करना है, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको आगे बढ़ जाना है, आगे वाला जो क्वेश्चन है उसका आपको जवाब देने की कोशिश करना है, ठीक है ना। चलिए,
तो इस सवाल को साथियों देखिए और फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है राइट आंसर। यानी कि एक दुकानदार है, कौन है, एक दुकानदार है 2600 अंकित मूल्य वाले एक टेबल को 18% की छूट पर खरीदता है। तो सबसे पहले तो यही काम आप कर लीजिए, 2600 रुपए की कोई चीज है, अगर 18% की छूट पर साथियों खरीदी जा रही है, यानी कि ये 82% में खरीदी जा रही है, तो मैं कहूंगा 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब 26 की गुणा आपको 82 से कराना पड़ेगी। ठीक है, तो 6 दूना 12 आ जाएगा, 2 दूना 4 और एक आपका 5 आ जाएगा। 6 छंग 36, 6 42, छठे आपका 48 आ गया, 8 दूना 16 और 4 20 आपका हो गया, 2 आ गया, 13 आ गया, यानी कि 2132 रुपए की साथियों वो चीज आपको यहां पर पड़ जाएगी। 2132 रुपए की। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई चीज 2600 रुपए की है, उस पर 18% की छूट दी जाती है, तो वो 2600 रुपए से 2132 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात कही गई है, उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपए रखा, यानी कि उसने 2600 नहीं रखा इसका अंकित मूल्य, उसने इसका मूल्य रखा 2800 और इस पर 15% की छूट दे दी। कितने प्रतिशत की छूट दे दी? उसने इस पर 15% की छूट दे दी, यानी कि इसको 85% में उसने बेचा, तो उसे कितना लाभ होगा? तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको 28 की गुणा 85 से कराना है। देखिए जरा, 8 पंजे 40 हो गया, 5 दूना 10 और 7 14 हो जाएगा, 8 8 64 हो गया, 8 दूना 16, 6 22 हो गया, 0 8 3 2, यानी कि अब आपकी वो चीज कितने की हो गई? 2380 रुपए की वो चीज हो गई। तो कुल मिला के कहा यह जा रहा है कि अब उसको उसे कितने का लाभ होगा। तो कितने का एक तरीके से लाभ होगा, यानी कि एक तरीके से इतने रुपए की चीज थी और इतने में बेची जा रही है, तो कितने का लाभ हुआ है? सिंपल सी बात है, 2380 रुपए में से 2132 रुपए आप घटा दीजिए, तो 10 में से साथियों 2 जाएगा, 8 बचेगा, यहां पर ये 7 हो जाएगा, यहां पर 4 बचेगा। ठीक है ना, और ये साथियों इसमें से 2 जाएगा, यानी कि 248 रुपए का उसको लाभ होगा। तो 248 रुपए कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में है। इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यानी कि दो संख्याएं हैं 9:11 के अनुपात में, यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि उनका एचसीएफ अगर 23 है, तो दोनों संख्याओं में अंतर कितना होगा? अरे भाई, अंतर तो आप बाद में निकालोगे, पहले वो दो संख्याएं तो निकाल लो, आखिर के वो दो संख्याएं हैं कितनी। ठीक है ना। अब देखिए, कभी भी अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए जिसमें आपको दो संख्याओं का क्या, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, क्या दे रखा हो? दो संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा हो, और साथियों आपको दूसरी चीज दे रखी हो एचसीएफ, तो वो सवाल बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है ना। अच्छा, अगर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो, तो दोनों संख्याएं आप कैसे निकालेंगे? अब मैं आपको बताता हूं, पहली संख्या और साथियों दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। एचसीएफ की गुणा आपको पहले अनुपात से करना है, तो पहली संख्या आ जाएगी, यानी कि 23 की गुणा आपको 9 से करोगे तो साथियों पहली संख्या आ जाएगी, और 23 की गुणा 11 से करोगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 23 की गुणा 9 से करेंगे साथियों, 9 3 आपका 27 हो जाएगा, 9 दूना 18 20 हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या 207 आ जाएगी। दूसरी संख्या 23 की गुणा 11 से कीजिए, यानी कि 23 और 23 ऐसे लिख दीजिए, 3 5 2 253 हो जाएगी, 253 हो जाएगी। तो कहा गया था दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, इनका अंतर तो आपसे पूछा जा रहा है। तो 253 में से 207 को घटा लीजिए, 13 में से 7 जाएगा, तो मैं कहूंगा 13 में से जब 7 जाएगा तो 6 बचेगा, अब ये 24 हो जाएगा, 24 में से 20 जाएगा तो साथियों 46 आ जाएगा। तो कुल मिला के 46 आपका जो होगा वो यहां पर बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल। दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।